हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा कि अभी थोड़ी सी ट्रेंड चेंज हुआ है, तो सोचा कि ये फ्री कर दूँ। बट जो भी वीडियो बन रहा था वो पेड वर्जन के लिए था। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मैं कहना चाहता हूँ या क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, जो चीज़ दिख रहा है। सो आई वॉज वेटिंग फॉर द मंथली क्लोजिंग। So on the basis of monthly close you will decide कि what to do what not to do, right? So monthly closing अगर हम बात करें इक्विटी मार्केट्स, निफ्टी की और यूएस मार्केट जो भी हो, सारे पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक हेल्दी बाइंग प्रेशर आ रहा है हर सेगमेंट में, चाहे इक्विटी की बात करें, चाहे इक्विटी मतलब हमारी निफ्टी की बात करें या हमारी इंडिया की कंट्री की बात करें, यूएस की बात करें, निकी, जापान, चाइना, इवन रशिया भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग की सिग्नल आ रही है। तो जब इस टाइप की सिग्नल आते हैं हर कंट्री में, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है और एक मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाने की चांसेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब जब हमने देखा है कि मार्केट में एक रिसेशन मतलब इन्फ्लेशन हाई हुआ है, सॉरी जब इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यूएस इंटरेस्ट रेट का जो चार्ट है, इतने सालों के बाद 1977 जो 1980 ये जो लोअर लो था, अभी वो रिसेंटली ब्रेक किया था। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार बहुत पहले वीडियो बनाया था। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रही। बट हिस्ट्री ये कहता है जब जब इंटरेस्ट रेट पीक पर होता है, तब तब मार्केट में एक यू टर्न आता है और मार्केट में हेल्दी बाइंग आती है। तो जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपके दिमाग मन में ये आ रहा होगा, इंटरेस्ट रेट पीक पे होगा तो क्यों हेल्दी बाइंग आएगी, मार्केट के लिए तो नुकसानदायक है। यस, ये नुकसानदायक है। तो जैसे मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट हर 2 कदम आगे चलता है। तो मार्केट को पता है कि ये पीक हो चुकी है और ये आने वाले जो भी वक्त बचेगा, वो वक्त मतलब टाइम आएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज की बात होगी, ना कि इंक्रीज। सो विच हेल्प्स टू मतलब वो क्या ग्रोथ को वो आइडेंटिफाई करता है। अब जब ग्रोथ, जीडीपी ये सारे बढ़ने लगते हैं, तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी होती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता क्यों है? जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ काफ़ी दिन तक इंटरेस्ट रेट में कम ही कट हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो चुका है, और जिस वजह से इन्फ्लेशन में हम लोग डाउन देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूएस मार्केट की चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9 से 5 के आसपास वो इन्फ्लेशन डाउन हो चुकी है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा कम नहीं हुआ है। तो जब इन्फ्लेशन डाउन हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है और पीक पर है, तो ये एक पॉजिटिव नेचर होता है मार्केट को आने वाले टाइम में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब इस टाइप की माहौल देखो तो आप सीधा जाके बाई कर लो। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपकी इक्विटी मार्केट में भी चेंजेस आनी चाहिए, आपकी गोल्ड और बॉन्ड में भी, गोल्ड और सिल्वर में भी चेंजेस आनी चाहिए, कमोडिटी में भी चेंजेस आनी चाहिए, डॉलर में भी चेंजेस आनी चाहिए, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू बाइंग द, मतलब वो आप सही बाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है, ठीक है। तो वो काफ़ी, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा जब आप ये कह रहे हो, तो आप कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि मार्केट बहुत ही नीचे जाएगा, तो अभी अचानक क्या हो गया? देखिए, अचानक कुछ नहीं होता है, हर चीज़ के लिए समय बहुत सारे चीज़ लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, एक ओके।
सो अगर हम निफ्टी की अगर देखिए ये क्लोजिंग की हम लोग बात करें, सीधा निफ्टी के ऊपर आते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगा के। बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करना है और दो वे ऑफ एनालिसिस जो क्यों चेंजेस आया इसकी भी स्पेसिफिक मैं आगे रखने वाला हूँ। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोल रखा हूँ कि मार्केट में हम ना एक बॉटम फिशिंग की लेवल की बात नहीं करेंगे, टॉप आउट की बात नहीं, एग्जैक्ट लेवल देखिए कोई नहीं बता बोल सकता। बट ये अगर टाइम से पहले आपको अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम पे 1000 पॉइंट की रैली है और आपने ऑलरेडी 200-300 पॉइंट की रैली मतलब आपसे जो निकल चुका है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपके पास 700-800 का रैली है, तो वहाँ पे उसकी मजा लीजिए। तो अगर मेरे पास 200-300 पॉइंट निकल गया, इसका दैट डज नॉट मीन कि मेरा एनालिसिस गलत है या सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब आपके सामने ये जो बुलिश पैटर्न कैंडल खड़ा है, देखिए डोजी कैंडल, डोजी के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, जब इस टाइप की सिग्नल आता है तो कहीं ना कहीं एक बुलिश की मोमेंटम है और आने वाले टाइम पे भी हम बुलिश की मोमेंटम देखना चाहेंगे। तो ये चीज़ था। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे मंथली चार्ट में, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मंथली चार्ट जो है निफ्टी का, ये देखिए 200 जो 20 डे मूविंग एवरेज है, सॉरी, ये देखिए हमेशा ये दिखा है कि हमेशा ये 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर गया है। एक मिनट मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। हमेशा सपोर्ट लेके वो एक्टिवेट, मतलब बड़ी वाली तेजी की बात कर रहा हूँ। बड़ी वाली मतलब अच्छी वाली लॉन्ग रन की, अगर मंथली में अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट दे और इस चीज़ को फ़ायदा ले उठाए। देखिए यहाँ पे 200, अच्छा ये बहुत मोटा हो गया, इसको छोटा करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए इजीली 200 डे का सपोर्ट लिया, 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया इन मंथली चार्ट में, और यहाँ पे भी 20 डेज, तो सम काइंड ऑफ यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो उसको हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो हमेशा यहाँ पे देखिए 20 डेज रेजिस्टेंस के आसपास वो काम किया। तो हमेशा ये देखा गया है कि 20 डेज का यहाँ पे देखिए 20 डेज बहुत अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो वो इसी चीज़ को अगर हम चीज़ों को देखें तो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज को पहले एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग काइंड ऑफ तो बोलेंगे नहीं, बट वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, देन 20 डे मूविंग एवरेज वी गॉट ए बुलिश कैंडल। अगर हम प्राइस पैटर्न वाइज देखें तो शोइंग सम काइंड ऑफ कॉप एंड हैंडल पैटर्न, सो बोथ आर सेइंग कि मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है, कैंडल वाइज, पैटर्न वाइज, सारे चीज़ टेक्निकली कह रहा है कि ऊपर की तरफ जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो कितना जाएगा उस चीज़ को मैं बाद में लेके आऊँगा, कितना जाएगा क्या जाएगा, चलिए यहीं से बोल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बुल में बैठा नहीं हूँ, बट यस जो भी बुल आने वाला है तो वो आएगा। तो मैक्सिमम 20,000 जो फिबोनाची की हिसाब से, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो फिबोनाची के हिसाब से कि मुझे 20,000 का एटलीस्ट लग रहा है कि यहाँ तक आराम से आ सकता है। उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो उस क्राइटेरिया नया एक बुल फेज चालू नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि नया बुल फेज तभी चालू होते हैं जब आपकी पैनिक क्रिएट ना हो, जो बड़ी वाली पैनिक, उस पैनिक में जैसे 2008 2020 वो होता है बड़ी वाली पैनिक। तो अभी तक इस टाइप की कभी पैनिक आया ही नहीं। जब इस टाइप की पैनिक आया नहीं तो कैसे, क्योंकि ये हिस्ट्री कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, अभी हिस्ट्री कहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस करेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये 23.6%, 38%, 50%, ठीक है। तो अभी इसको डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची, सो दैट यू विल गेट क्लियर व्यू। देखिए 23% का फॉल हुआ है या 25% की फॉल हुआ है, तो कहना मतलब ये है कि एक बुल के लिए एक अच्छी करेक्शन टाइम वाइज या प्राइस वाइज चाहिए। तो टाइम वाइज तो हुआ ही नहीं, प्राइस वाइज तो बिल्कुल नहीं हुआ। टाइम वाइज के लिए और थोड़ा बहुत टाइम चाहिए था,
तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आनी चाहिए। देखिए लग रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। साइड में अगर मैं देखूं तो गोल्ड में जो बाइंग आया है अभी रिसेंटली, सिल्वर में बाइंग आया है रिसेंटली, हो सकता है कि इसी टाइम पे एक बार पॉज ले लें 2-3 महीने के लिए। बट जो बाइंग है कोई वो कोई एक क्या कहते हैं, फॉल्स बाइंग नहीं है। जब गोल्ड सिल्वर में इतनी बड़ी बाइंग आते हैं तो कंट्री और ये बड़े बड़े फंड हाउस बाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़ी वाली रैली के लिए हम देख सकते हैं। तो जब इस टाइप की बाइंग आती है तो आपको पता है या इक्विटी मार्केट चलेगा या गोल्ड बिलियन मार्केट चलेगा। तो दोनों तो चल ही नहीं सकते कभी भी। तो जब उसमें बाइंग आ रही है, हो सकता है अभी के लिए पॉज हो, तो इसका मतलब ये बड़ी वाली बाइंग की बात हम कर ही नहीं सकते। एक तो पैनिक नहीं मिला, एक तो टाइम वाइज करेक्शन नहीं मिला, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन नहीं मिला, और एक तो बाइंग आ रही है। तो या एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें डॉलर में भी देखने के लिए मिले, वो भी नहीं दिख रहा है फ्रेश ब्रेकडाउन। तो कहीं ना कहीं अभी इस उम्मीद में मैं हूँ, इस उम्मीद नहीं, सिनारियो यही कह रहा है कि बड़ी वाली तो एटलीस्ट बाई की बात नहीं कर सकते। मान लो कि निफ्टी 20,000 के आसपास चल रहा है और उस टाइम पे अगर बहुत सारे से इंडेक्स देखोगे वो अभी भी इस जो हाई है 2021 का हाई जो है उसके नीचे चल रहा होगा। लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स, फार्मा, मेटल हो सकता है, बहुत सारे से इंडेक्स होंगे तो इसमें चल रहा होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसको कहते हैं डिकपलिंग। तो वो चीज़ आइडेंटिफाई, वो चीज़ इंडिकेशन देगा कि उस टाइम पे कि मार्केट में फिर सेलिंग आना शुरू हो गया या नहीं। अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में ऊपर बात नहीं करेंगे। तो वो चीज़ है, ठीक है। ये मंथली चार्ट का जो व्यू मैं आपको दिखाया, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा एक बात बताइए, आपने तो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मार्केट नीचे आना चाहिए और ये ऊपर चला गया। देखिए मार्केट जब यहाँ पे था 17,000 16,800, तो यहाँ पे क्लियर कट मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक करनी चाहिए। जब 17,500 और 800 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ तक रैली कर सकता है। बट we have so much of supply zone near 18,000 to 18,200 because why, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब हेल्दी सेलिंग प्रेशर वो है, सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट गिरा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक सेलिंग चाहिए, और जो मार्केट अभी भी नीचे था तो मुझे लग रहा था कि ये कंसोलिडेशन करके फर्दर नीचे की तरफ आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए मैंने मंथली की क्लोजिंग देखने की कोशिश कर रहा था। तो बट मंथली की क्लोजिंग सिर्फ हमारी इंडियन मार्केट की बात नहीं, आप चाहे यूएस मार्केट की बात भी देख लो तो वहाँ पे भी अच्छी क्लोजिंग आया है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन शो कर रहा है कि अभी के लिए मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल आप बियर की बात कम, जितना काम कम किया करेंगे तो अच्छी बात है। तो क्या करें, फ्रॉम 18,065 जो प्राइस का लेवल अभी दिखा रहा है निफ्टी, उसी लेवल से बाई कर ले? बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बोल रहा हूँ कि आप बाई कर लो, क्योंकि जब टारगेट मेरा 20,000 है तो मैं यही चाहूँगा इसका जो 50% होता है तो कहीं ना कहीं 17,500 से 600 के बीच में आता है। तो अगर फर्दर सेलिंग आता है इन एबीसी वेव करेक्शन में, LA235 वेव के बाद एक करेक्शन होता है इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, तो जब करेक्शन आएगा उस करेक्शन में आप बाई करने की कोशिश कीजिए। 17,700 800 या 500 600 जो भी लेवल मिलेगा उस लेवल से बाई करने की कोशिश कीजिए। बट रिमेंबर वन थिंग कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस लेवल को फर्दर ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसा किया और इस लेवल को फर्दर ब्रेक कर दिया तो फिर हम बुल के बारे में सोच रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है हम मल्टीपल व्यू बना के चलना पड़ता है। क्यों? जब मार्केट कंफ्यूज है तो हमें भी कंफ्यूज तो रहना पड़ेगा। हम मार्केट के तो ऊपर नहीं है, मार्केट हमेशा एक कदम आगे चलता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज भी बाई कर रहा है, शो कर रहा है। तो वो चीज़ है।
ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, 17,000 के बिल्कुल नीचे नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसी के ऊपर मार्केट चलेगा। जो भी करेक्शन आया है 17,500 मैक्स टू मैक्स आ जाए, और यहीं से अगर यू टर्न हो गया तो अच्छी वाली बाइंग आनी चाहिए, वो कंफर्मेशन आएगा। कब आएगा मैं बार बार बोलना चाहूँगा। देखिए अभी ये एक सप्लाई जोन, ठीक है, और यहाँ से यू टर्न होनी चाहिए नीचे की तरफ। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया, करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये कंफर्मेशन आएगा कि एक हेल्दी राइजिंग के लिए, हेल्दी अपट्रेंड के लिए, मतलब निफ्टी में 18,000 टू 20,000 2,000 बहुत होता है। अगर ये कंफर्मेशन नहीं आया, फिर ये कंसोलिडेशन करके नीचे चला गया, तो फिर तो बियर फेस चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीपल व्यू बनाना पड़ता है जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो ये था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। और उसी बेसिस पर अगर हर चीज़ देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली यही कह रहा है, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यही कह रहा है कि एक जो रैली ऑलरेडी 39,000 टू 43,000 बहुत बड़ी रैली होती है। इवन 44,000 भी टच कर, 43,500 भी टच कर सकता है 4,000 पर। तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आना चाहिए, चाहे बैंक निफ्टी भी देखे चाहे निफ्टी देखे, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर ब्रेकआउट होती है तो बैंक निफ्टी में अच्छी वाली बाइंग आ सकता है। तो इस चीज़ को ऊपर ध्यान में रखिए। और ये बाइंग कहाँ तक हो सकता है, तो जितना मुझे लग रहा है तो ये बाइंग हो सकता है यहाँ तक 47,500। तो इस चीज़ को इस चीज़ को नज़र बना के रखिए। तो क्या क्या हो रहा है मार्केट उस टाइम पे बात करेंगे। अभी इसके नीचे बिल्कुल नहीं गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, तो इसके नीचे चला गया तो फर्दर ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और चेंजेस आना शुरू हो चुकी है बाकी इंडेक्स, बाकी के कंट्री के इंडेक्स में। तो इसीलिए मेरा राय भी बदलना पड़ेगा कि मैं समय से पहले बदल दूं तो अच्छी बात है। ज़बरदस्ती में मेरे हिसाब से तो मार्केट चलता ही नहीं है कभी। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासा एक बाइंग आया है, तो वहाँ पे भी एक सेलिंग की बन रहा है। तो सेलिंग के बाद जाके तेजी होने की चांसेस ज़्यादा है। 500 भी एग्जैक्टली हुए। अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, MSI इंडिया ETF जो है, तो उसकी अगर मैं दिखाऊं तो वो आपको ये शो कर रहा है कि अगर ये यहाँ पे बाइंग आता है तो फॉर द टारगेट ऑफ 46, अगर MSI इंडिया ETF यही कह रहा है तो ये तो फिलहाल तो अभी यही तो कह रहा है। अब उसमें मैं और तो कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जितने भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एक्चुअली बाइंग आया, यहाँ पे भी वो सेलिंग का नज़रिया नहीं दिखाई, इतने दिनों के बाद भी सेलिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन, ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन ये शो कर रहा है, ये भी फर्दर सेलिंग, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, देन अगर ब्रेकआउट होती है तो इसमें भी कंफर्मेशन आ जाएगा फर्दर बाइंग के लिए। तो जो इतने दिनों से सेलिंग चल रहा था वो अभी एक कंसोलिडेशन फेज, मतलब अभी एक पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक फेज में आया है। और ये 61% का टारगेट है, दिस इज द टारगेट जोन। उसके बाद डिसाइड करना है क्या करना क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यही है। डाउ जोन्स भी अच्छी क्लोजिंग, मंथली वीकली चाहे कोई भी पैटर्न आप देखो तो अच्छी क्लोजिंग दिया है। तो जिस वजह से मुझे अपनी व्यू को चेंज करने का मजबूर हो जाता हूँ कि नहीं, मेरा व्यू अब आ गया है चेंज करना। तो एग्जैक्टली डाउ जोन्स में भी वही, SPX में वही सेम कंडीशन, एक प्रॉफिट बुकिंग देन ब्रेकआउट, प्रॉफिट बुकिंग देन ब्रेकआउट देन प्रॉफिट। तो सारी नज़रिया वही है,
प्रॉफिट बुकिंग देन ब्रेकआउट। तो आपके दिमाग में आएगा, आप बताओ यूएसडी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे रॉकेट हो जाएगा, यहाँ से तेजी हो जाएगी, लग रहा था कि भाई तेजी हो जाएगी, मंथली क्लोजिंग खराब आएगा, इक्विटी मार्केट, बट ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, तो क्या करना है कि यहाँ पे जो भी छोटी मोटी सेलिंग आना है तो हो सकता है कि ये तेजी है, तो कंफर्मेशन आएगा इसके ऊपर 83 के ऊपर। जब तक 83 के ऊपर नहीं जा रहा है तब हम एक बुल सिनारियो में नहीं बैठेंगे यूएसडी में। तो ठीक है, अभी जो सेलिंग आया हो सकता है कि ये एक अच्छी वाली पुल बैक हो सकता है, 8250 8260 तक आ सकता है, चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा एक बात बता, डाउ जोन्स ग्लोबल जो बात कर रहा हूँ सेम कंडीशन, फॉल देन ब्रेकआउट, फॉल देन ब्रेकआउट। ठीक है, छोटा मोटा। गोल्ड मैंने कहे बोल दिया हूँ, गोल्ड में तो अगर मैं 3 महीना 4 महीना अगर बाय देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज चलेगा 2-3 महीना, तो उसके बाद हो सकता है अच्छी वाली मूव आ सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे देखिए गोल्ड में भी वही सिनेरियो दिख रहा है कि ब्रेकआउट के किनारे पे ऑलरेडी हम लोग सिल्वर में ऑलरेडी ब्रेकआउट देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गोल्ड में भी कंसोलिडेशन, सिल्वर में भी कंसोलिडेशन। बट सिल्वर में जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हमें इक्विटी मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में उन्हीं लोग इन्वेस्ट करते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं। तो बड़े प्लेयर कभी गलत नहीं होते, जो बड़े बड़े प्लेयर कंट्री। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, इक्विटी से पैसा निकाल के गोल्ड में या सिल्वर में बुलियन मार्केट में लगाते हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। मनी को रोटेशन किया जाता है और उनको रिटर्न दिखाना पड़ता है, तो वो कभी गलत नहीं होते। और वो सारे जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक है, जो मैक्रो फैक्टर है, तो वो सब कुछ एनालिसिस करके काम करते हैं, वो हमसे बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। तो ये सिनेरियो ये कह रहा है कि भाई कुछ तो है जो बड़ी वाली बुल के लिए हम बात नहीं कर सकते। और इन्फ्लेशन जो मैंने आपको दिखाया, सॉरी इंटरेस्ट रेट दिखा, इतने सालों के बाद अभी एकदम से तेजी हुआ है। ठीक है, आने वाले टाइम पे हमें कूल डाउन होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये वैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो इसलिए मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि बड़ी वाली बुल की मैं बात नहीं करूँगा। बट ये जब ये 1920 अगर सही मायनों में ऊपर जाता है, तो अगर आने लगेगा तो फिर उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे क्या करना है क्या है, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन क्या है, क्या गोल्ड में बुलिश पैटर्न बना है, क्या US डॉलर में बुलिश पैटर्न बना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अभी इक्विटी मार्केट बन रहा है। तो उस सिनेरियो को देख के फिर पता किया जा सकता है हाँ अब ये ख़त्म होगा। अगर वो सिनेरियो नहीं हुआ होगा तो फिर तो समझ जाएंगे भाई बुल ही बुल है। तो ठीक है, कुछ समय तक तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अभी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ समय पहले आप तो कह रहे थे यार कॉपर में सेलिंग है, येस नो डाउट कि कॉपर में सेलिंग है। जब अच्छी तरह से कॉपर में देखिए मैंने जब सेलिंग दिया था उसके बाद आप कॉपर में हेल्दी फॉल आया था, 3.80 तक आया था। तो वो अभी तक भी वहीं पर है, मेरे लेवल पे भी है, और चांसेस है 3.75 तक आ सकता है जो कॉमैक्स की कॉपर। और हमारा जो एमसीएक्स कॉपर वो यहाँ तक आ सकता है 715 टू 710। तो बट सिनेरियो ये मैं कहने का चाह रहा हूँ, जब हमें अदर कमोडिटी की फैक्टर को देख रहा हूँ लाइक जिंक एल्युमिनियम, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में खड़े हैं। तो जैसे जिंक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में खड़ा है, कंटिन्यूसली सेलिंग मिल रहा है, तो ये वहाँ पे फ्रेश सेलिंग की सिनेरियो बिल्कुल नहीं दिख रहा है जिंक में। एल्युमिनियम ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, अगर कॉपर में सही मायनों में फ्रेश ब्रेकडाउन, तो एल्युमिनियम में ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए था, ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ कह रहे हैं कि फ्रेश ब्रेकडाउन की तो फिलहाल मेटल में नहीं है। नो डाउट यहाँ पे बियरिश पोजिशन है, बियरिश व्यू है, बट कुछ समय के बाद हो सकते हैं कि यहाँ पे भी बुल बन जाए। तो उस चीज़ों को अगर हम देखें तो कॉपर में भी नीचे के लेवल पे बाइंग आएगा, जिंक एल्युमिनियम भी नीचे के लेवल पे बाइंग आएगा। और अगर मैं डॉलर की बात करूं
तो डॉलर अभी देखो ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डॉलर ये कह रहा है कि एकदम से एक ब्रेकडाउन तो नहीं होने वाला है। 104 105 तक हम देख सकते हैं डॉलर में। जैसे मैंने कहा यूएसडी में 8230 8250 तक देख सकते हैं, ठीक उसी तरह डॉलर में भी देख सकते हैं। बट अगर डॉलर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 106 के लेवल को ब्रेक करता है, तब जाकर हम ये सोचें कि हेल्दी बाइंग आने वाली है डॉलर में और हेल्दी सेलिंग इक्विटी मार्केट में आने वाले हैं, तब जाके बात कर। अब तक अभी के लिए तो थोड़ा सा वो चीज़ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, वो सारे चीज़। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये देखिए 25 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 जो अभी मैंने कहा। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वो चीज़ क्लियर कट ये दिखा रहा है कि 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते में थर्सडे को 18,000 के नीचे ना जाए, एक अच्छी सपोर्ट के आसपास के हिसाब से काम करेगा। अगर ये मैं इस चार्ट को दिखाऊं, इस चार्ट को क्यों दिखाना चाहता हूं कि इस चार्ट ऐसा है, ये एफआई की पोजीशन अगर आप सबको याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता, यहाँ से पता लगता है कि एफआई का जो पोजीशन वो क्या है। मतलब हेवी सोल्ड में बैठे हैं, हेवी बाई में बैठे हैं। तो जब जब एफआई की पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, 2 लाख करोड़ के आसपास आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके पास और पैसा नहीं रहता है कि वो और सेल करें। तो जब जब 17,000 हुआ था तब मैंने ये चीज़ पोस्ट किया था। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे बाइंग आएगी, बट इस बेसिस पे हम ये नहीं लगा सकते इस बेसिस पे एक बहुत बड़ा रैली मिलेगी। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक तो डाटा कह रहा है बाइंग आ रही है, क्या मेरा चार्ट कह रहा है। अगर दोनों चीज़ कह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक डाटा कह रहा है और चार्ट कुछ समय के बाद बोल रहा है, तो ठीक है, कुछ समय के बाद हम कंफर्मेशन लेंगे। जरूर नहीं है कि डाटा भी बोल दे तो हम सारा चीज़ छोड़ के वो डाटा के ऊपर भरोसा करें, या चार्ट बोल दे डाटा को छोड़ के चार्ट के ऊपर भरोसा चार्ट के ऊपर भरोसा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन था वो कवर किए, जिस वजह से मार्केट भी ऊपर आया, ठीक है ना। तो ये इनवर्स कोरिलेशन होता है क्लाइंट की पोजीशन के साथ। देखिए क्लाइंट लॉन्ग में थे, बहुत सारे पोजीशन उनको डर लगा तो वो लॉन्ग पोजीशन लॉस बुक किए। तो वो देखिए लॉन्ग 1,50,000 था, वो भी जीरो की तरफ आ गए। तो ये इनवर्स कोरिलेशन होता है। तो ये डाटा अचानक नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगता है। तो ये डाटा आपको समझ में आ गया और मैंने आपको वो भी चीज़ बता दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर मैं विक्स की बात करूं, जैसे विक्स ऑल टाइम लो में चल रहा है, चाहे वो यूएस विक्स की बात करें चाहे इंडिया विक्स की बात करें। देखिए यूएस विक्स जो एक मूव था, एक वो चीज़ वो ब्रेकडाउन दे चुका है, ठीक है। तो इसको ना एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ये लाइन चार्ट वीकली के व्यू के बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये एक मतलब फ्रेश सेलिंग की तो सिनेरियो नहीं दिख रहा है। ये फ्रेश बाइंग की सिनेरियो दिख रहा है, सेलिंग की सिनेरियो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो यूएस विक्स की बात करूँ, अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी ये कन्फ्यूजन। तो इसके लिए हमें थोड़े समय तक वेट करना पड़ेगा। देखिए ऑल टाइम लो के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ समय तक ये चलना चाहिए, वो चलेगा भी एक रेंज में। मतलब आप समझ के ये चलो कि 10 से लेके 15 और 16 के बीच में ही चलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो इसलिए मैं अपने आप को चेंज थोड़ा सा किया हूँ। अब किया हूँ तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी जो मैं टारगेट बनाया हूँ कि मार्केट में 20% की, अगर 15 to 20% अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है जो कौन सा स्टॉक बाय करें, क्या बाय करें, कैसे क्या करें,
तो सिंपल सी चीज़ है, आप ETF खरीद लो, निफ्टी 20 खरीद लो, बैंक 20 खरीद लो, स्मॉल कैप, मिड कैप, फार्मा, जितने भी बीज है, ठीक है, वो खरीद लो। तो वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव, वो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा, वहाँ पे आपको लूज करने की कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टॉक खरीदते हो, लगा कि भाई ये स्टॉक बहुत गिर गया, अब खरीद लेते हैं, मान लो कि वो स्टॉक का परफॉर्म नहीं किया इसका कमिंग अप ट्रेंड में, तो आप फंस जाओगे। तो सबसे बढ़िया ये चीज़ है। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्टॉक खरीदना, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ग्रोथ स्टॉक में लगाइए, लीडर में लगाइए। जैसे मैंने कुछ कुछ स्टॉक निकाल के रखा हूँ, आप स्लोली बोल देता हूँ, आप तो लिख लीजिएगा। PFC एक फ्रेश बाइंग के सिग्नल दिखा रहा है। गेल, मारुति, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज और ऑलरेडी ब्रेकआउट होके खड़ा है। DLF, TCS या इन्फोसिस से कोई भी एक चूज कर लीजिए। टेक महिंद्रा, डीवीएस लैब, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर से कोई भी एक चीज चूज कर लीजिए। तो ये चीज आपको, ये जो स्टॉक मैंने आपको कहा, फिर दोबारा कह देता हूँ, PFC, गेल, मारुति, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, DLF, TCS और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, डीवीएस लैब, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर से कोई भी एक चूज कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप कोई ETF जोड़ना चाहते हो, तो वो निफ्टी बैंक 20 ऐड कर सकते हो। और आप निफ्टी PSU जो CPSE ETF होता है वो ऐड कर सकते हो। ऑटो ETF ऐड कर सकते हो, रियल एस्टेट ETF ऐड कर सकते हो। इसके साथ अगर ये ऐड नहीं करना चाहते हो तो सारा ETF खरीद लो। तो मोटा मोटी ETF अगर खरीद रहे हो तो 15 to 20% काइंड ऑफ रिटर्न आपको 3 मंथ्स पे मिल जाएगा। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो 20 to 25% का रिटर्न मिला, बुक करो प्रॉफिट, निकल जाओ मार्केट से। अभी फिलहाल उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरी चीज, अगर हम क्रूड की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मार्केट वो है, तो अगर क्रूड में कोई भी तेजी आता है, अगर सही मायनों में अगर हम बात करें क्रूड में अगर तेजी आता है, क्रूड कहाँ गया भाई, यही तो था, हाँ, क्रूड में तेजी आता है, तो क्रूड में तेजी आने का मकसद यही होता है कि मार्केट में डिमांड आ रहा है बड़े लेवल पे। तो ये चीज़ सिनेरियो देखिए, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी है RSI में। तो क्रूड अगर 87.66, या अब इंडियन क्रूड की अगर बात करें तो 67 या 6800 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, तो एक बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा इसमें। तो वो डिमांड कहाँ से, डिमांड आता है तभी तो क्रूड भागता है। तो डिमांड कहाँ से आता है, ऑटो से आता है। तो ऑटो कहाँ से, ऑटो अगर बढ़ेगा तो स्टील बढ़ेगा, तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और US मार्केट आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार क्रूड बढ़ रहा है तो हमारे लिए घाटा, बिल्कुल नहीं। क्रूड 130 से गिर रहा है, हम 80 से बढ़ेंगे तो मैं मान लीजिए 110 हो जाएगा, ज़्यादा घाटा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हुआ तो इससे क्या होगा ना, US मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी, US मार्केट परफॉर्म करेगा तो हम भी करेंगे, ठीक है। वो चीज़ है। तो सारे सिनारियो तो यह दिखा रहा है कि ऊपर। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन देखो बाइंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इक्विटी मार्केट बिटकॉइन के साथ क्या लिंक है। देखिए, एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो, बट मैं तो कोरिलेशन हमेशा सभी के साथ करता हूँ। तो बिटकॉइन ऑलरेडी जन 2023 से शुरू हो चुका है कि बिटकॉइन में बाइंग आना। और ये कंटिन्यू होगा। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो करेगा ही करेगा मार्केट के ऊपर। तो ये सारा सिनेरियो तो बाई की तरफ दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या करना है कि जो भी सेलिंग आता है मार्केट में अभी आने वाले टाइम पे, बस उस सेलिंग में डरना नहीं है, बाई करना है फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 17,000 नीट एंड क्लीन। मतलब राउंड फिगर से बात कर रहा हूँ, 17,000 नहीं तो 16,800 आप ले सकते हो लेवल वाइज। और जो टारगेट आएगा वो होगा 20,000 मिनिमम।
तो उस सिनेरियो बेसिस पे आप काम कर सकते हो। ये था मेरा व्यू। और मेरा व्यू मैंने देखा 17,500 टू 800 के आसपास मेरा टारगेट था कि यहाँ तक मार्केट घूमेगा, बट घूमा नहीं, कोई बात नहीं। मार्केट ऊपर चला गया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये आपने तो शॉर्ट किया होगा। नहीं, मैंने कोई भी शॉर्ट नहीं किया। ट्रेंड के अगेंस्ट में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाता। ये देखिए यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है वो हायर हाई चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट शॉर्ट नहीं बनाता। मैं यहाँ पे ऐसा किया हूँ कि मैं कैश में बैठा था, और जो भी मेरे पास पोजीशन है वो, अगर मुझे तो लग रहा था कि नीचे आएगा, तो इसलिए मैंने पुट बाई करके रखा था, मतलब अपनी पोजीशन के अगेंस्ट में। तो अब क्या करना है, अब जो भी बाई पुट है, जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो उसमें निकलने की चांसेस होगी, और जो फ्रेश मनी इन्वेस्ट करने की मैं सोचूंगा, ठीक है। ये था मेरा व्यू। और आप सबको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पे बताइए, व्हाट्सएप में बताइए, ट्विटर में बताइए ज़रूर, तो वो मेरे लिए इंस्पायरेशन होगी। और जो मेरा पिछला वीडियो था इतने दिनों के बाद नहीं बना पा रहा था, जैसे मैंने कहा कि जो भी होगा वो पेड प्रोग्राम के लिए होगी, और पेड अभी कुछ चेंजेस आया है, तो जिस वजह से मैंने आप सबको दिया कि नहीं मैं दे देता हूँ इस सारे चीज़ को, ठीक है। बाकी वीकली ऐसे चलता रहेगा, और उनके लिए अवेलेबल होता रहेगा, और अपडेट करता रहूँगा उनके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।